नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश से घुसपैठ से निपटने के लिए, साथ ही बता दें आपको कि असम सरकार की पुशबैक नीति को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े याचिकाकर्ता से कहा है कि 69 लोगों को निर्वासित किया जा रहा है, कृपया गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएं। खंडपीठ ने जब मामले को खारिज करने की इच्छा व्यक्त की तो हेगड़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ ही इसे वापस लेने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया है कि वे न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष लंबित मामलों में कोई भी कठोर कार्रवाई न करें। कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों में अगली सुनवाई तक कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अतः मामले को वापस ले लिया गया, मानकर खारिज कर दिया गया। बता दें आपको कि ऑल बीटीसी मॉनिटरी स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की आड़ में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से वास्तविक नागरिकों को बांग्लादेश सीमा पर धकेल रही है। उल्लेखनीय है कि 4 फरवरी को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भोयान की खंडपीठ ने असम राज्य को 63 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया था, जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात थी। बता दें कि उक्त मामले में विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश सरकार द्वारा 63 व्यक्तियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि बांग्लादेशी होने की थी और साथ ही असम सरकार के खिलाफ कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनमें राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यों को चुनौती दी गई है। इन मामले में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में कोई भी कठोर कार्रवाई करने से पहले की अनुमति ले और कोर्ट ने कहा है कि ये निर्देश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई में कोर्ट आगे का फैसला करेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी स्थल से जहरीले रसायन अपशिष्ट के निपटान को रोकने से इनकार कर दिया है। यह अपशिष्ट पिथौरापुर सुविधा में भस्मीकरण के लिए भेजा जा रहा है। न्यायमूर्ति संजय करोल और सत्यन चंद्र शर्मा की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव से हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से फैक्ट्री स्थल पर जहरीला कचरा जमा हुआ और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2024 में इस कचरे को हटाने का निर्देश दिया था और पिथौरापुर सुविधा में इसके निपटान की अनुमति दी थी। कुछ निवासी और गैर सरकारी संगठन इस निपटान के विरोध में हैं और उनका तर्क है कि इससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस निपटान को रोकने की मांग की है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विशेषज्ञ निकायों की देखरेख में निपटान किया जा रहा है और इसमें कोई तत्कालिकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय इस मामले की निगरानी कर रहा है और याचिकाकर्ता अपनी चिंताएं उच्च न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पिथौरागढ़ सुविधा में जहरीले रसायन अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये मामला भोपाल गैस त्रासदी के बाद के परिणामों और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ूम के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। बता दें आपको और कहा है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता है और नहीं माना जा सकता है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि किसी भी अधिनियम का सरलीकृत रूप से प्रवर्तन केंद्र केवल जो है विधायी कार्य की अभिव्यक्ति है और इसे न्यायालय की अवमानना नहीं कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 को लागू करने को न्यायालय की अवमानना बताया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल के पास अधिनियम पारित करने की पूर्ण शक्तियां हैं और ऐसा अधिनियम तब तक कानून की शक्ति रखता है जब तक कि उसे संवैधानिक न्यायालय द्वारा संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित न कर दिया जाए। कोर्ट ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा है कि किसी भी कानून को केवल विधायी क्षमता और संवैधानिक वैधता के दोहरे पहलुओं पर ही चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा के पास कानून पारित करने, किसी निर्णय के आधार को हटाने या वैकल्पिक रूप से किसी संवैधानिक न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए कानून को संशोधित या परिवर्तित करके वैध बनाने की शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता है जब तक कि वह संवैधानिक रूप से या अन्यथा कानून की दृष्टि से गलत ना हो। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए हादसे को स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया है। बता दें आपको कि न्यायालय ने राज्य सरकार से इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार को एक मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी तैयार करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही राज्य सरकार ने इस मामले में एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं और इसकी जांच की रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार इस मामले में एक पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 लोग घायल हो गए थे। यह हादसा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी की टीम द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल जीतने के बाद आयोजित एक समारोह के दौरान हुआ है। बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए थे और जहां पर आरसीबी की टीम को सम्मानित भी किया जाना था। बताया भी जाता है कि शुरुआत में स्टेडियम में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जा रहा था, लेकिन बाद में मुफ्त प्रवेश की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम के गेट पर जमा हो गए और जिससे भगदड़ मच गई। शर्मिष्ठा पनोली एक 22 वर्षीय कानूनी छात्रा और एक इन्फ्लुएंसर को कोलकाता हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। शर्मिष्ठा को 30 मई 2025 को कोलकाता पुलिस ने गुड़गांव से गिरफ्तार किया था क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था
जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत हुई। पनौली पर एक वीडियो साझा करने का आरोप था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के खानों की चुप्पी पर चर्चा की थी, जिससे कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने पनौली के 10,000 रुपए के बॉन्ड के पर अंतरिम जमानत दी है, जिसमें उन्हें जांच में सहयोग करने और बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर पनौली को उनके पोस्ट के कारण खतरे का सामना करना पड़ सकता है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मामले में पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है और जिसमें विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता पुलिस पर चयनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया है। कोर्ट ने पहले पनौली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और जिसमें कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब दूसरों की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। पनौली के खिलाफ 15 मई 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें वजाहत खान कादरी की शिकायत पर गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पनौली ने वीडियो हटा दिया और 15 मई को एक सार्वजनिक माफी जारी की है, लेकिन पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई जारी रखी। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने वजाहत खान कादरी के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन पर भड़काऊ सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने का आरोप लगा है। साथ ही वर्तमान में वो फरार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि नीट यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज को नीट पीजी परीक्षा को 3 अगस्त 2025 तक पुनः निर्धारित करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ ने एनबीई द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिसमें परीक्षा की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। एनबीई ने परीक्षा को 3 अगस्त 2025 तक पुनः निर्धारित करने का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। एनबीई ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए समय की आवश्यकता है। एनबीई के प्रौद्योगिकी भागीदार टीसीएस ने कहा है कि 3 अगस्त परीक्षा के लिए निकटतम उपलब्ध तारीख है। पीठ ने एनबीई से पूछा है कि परीक्षा के लिए 2 महीने का समय क्यों चाहिए, लेकिन एनबीई ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों की पहचान करने और सुरक्षा व्यवस्था करने में लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित करने की अनुमति दे दी है, लेकिन स्पष्ट किया है कि आगे कोई समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। इससे पहले एनबीई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया था, जिसमें परीक्षा को 2 शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। और अगली खबर का रुख करते हैं। भारत के सीजीआई बीआर गवई ने ब्रिटेन में आयोजित एक गोलमेज कार्यक्रम में कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली आलोचना से रहित नहीं है। कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत चुकाकर नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जजों की बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। सीजीआई ने कहा है कि वैधता और जनता का विश्वास न्यायालय द्वारा अर्जित विश्वसनीयता के जरिए सुरक्षित होता है। कॉलेजियम सिस्टम पर सीजीआई बीआर गवई ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सीजीआई गवई ने कहा है कि 1993 से पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1993 और 1998 के अपने फैसलों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना की है और इस प्रणाली के तहत सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। सीजीआई गवई ने जोर देकर कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना के बावजूद सीजीआई गवई ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक है। सीजीआई गवई ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचार के मुद्दे पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों का नकारात्मक प्रभाव जनता के विश्वास पर पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ऐसे मामलों में तुरंत उचित कार्रवाई की है। सीजीआई गवई ने
न्यायाधीशों की पोस्ट रिटायरमेंट नियुक्तियों पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों पर नियुक्त होने या चुनाव लड़ने से बचना चाहिए। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम को भविष्य की परीक्षाओं में आपत्तियां उठाने के लिए आपको बता दें कि अत्यधिक शुल्क लेने से बचने का निर्देश दिया है। ये निर्देश कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पीजी 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान लिया गया है। आपत्ति शुल्क पर निर्देश हाईकोर्ट ने कहा है कि वर्तमान सत्र के लिए शुल्क को रद्द करना अनावश्यक विवादों को जन्म दे सकता है, लेकिन भविष्य की परीक्षाओं के लिए कंसोर्टियम को अत्यधिक शुल्क से बचने का प्रयास करना चाहिए। न्यायमूर्ति की टिप्पणी सुझाव जी हाँ, कोर्ट ने सुझाव दिया है कि कंसोर्टियम इस मुद्दे को न्यायमूर्ति जी राघव सेवानिवृत्त की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष रखे ताकि उनकी बहुमूल्य राय ली जा सके। याचिका का निपटारा कोर्ट ने 2 प्रश्नों के उत्तर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और एक प्रश्न कंसोर्टियम के पक्ष में रखते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। CLAT पीजी 2025 परीक्षा दिसंबर में आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ प्रश्नों की गलतियों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि परीक्षा में गलतियां थी और आपत्तियां उठाने के लिए 1000 रुपये प्रति आपत्ति का शुल्क अत्यधिक था। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि परिवार की अवधारणा को व्यापक रूप से समझना चाहिए और विवाह एक परिवार शुरू करने का एकमात्र तरीका नहीं है। न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति V लक्ष्मी नारायण की पीठ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रियो एड सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले ने समलैंगिक विवाह को वैध नहीं बनाया है, लेकिन ऐसे जोड़े एक परिवार बना सकते हैं। परिवार की अवधारणा अदालत ने कहा है कि परिवार की अवधारणा को व्यापक अर्थों में समझना चाहिए और विवाह एक परिवार शुरू करने का एकमात्र तरीका नहीं है। समलैंगिक जोड़े अदालत ने कहा है कि समलैंगिक जोड़े एक परिवार बना सकते हैं और उनके यौन अभिविन्यास को सामान्य और प्राकृतिक माना जाना चाहिए। पुलिस की भूमिका अदालत ने पुलिस की निष्क्रियता की निंदा की और कहा कि पुलिस को LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों के प्राप्त शिकायतों के तुरंत और उचित रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। योग्यकर्ता सिद्धांत अदालत ने योग्यकर्ता सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुप्रयोग को यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के संबंध में मान्यता देता है। अदालत ने हिरासत में रहने वाले की इच्छा को ध्यान में रखते हुए याचिका को बंद कर दिया और हिरासत में रहने वाले के परिवार को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने और नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस को और याचिकाकर्ता को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।